नमस्ते, मैं अनिल कुमार। बच्चों, मैं आज आपको इतिहास के बारे में जानकारी दूंगा। भारतीय इतिहास को पढ़ना क्यों आवश्यक है, ये बहुत सारे बच्चों के मन में ये ख्याल रहता है कि आखिर इतिहास को हम क्यों पढ़ें, वो हमारे जीवन में किस काम के आने वाला। तो बच्चों, मैं ये बताना चाहूँगा कि अपने अतीत के बारे में जानकारी करना, ताकि हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें, अपने भविष्य को निखार सकें, इसके लिए इतिहास बहुत ज़रूरी है। इतिहास में जो गलतियाँ हुई हैं उनको हम आगे नहीं करके, उसको ना दोहरा करके हम अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। भारतीय इतिहास का अध्ययन करने के लिए इतिहासकारों ने इसको 3 भागों में विभाजित किया। ये 3 भाग हैं। ये तीनों भाग हैं उनको इसलिए विभाजित किया गया बच्चों, ताकि हम इसका अध्ययन सही से कर सकें, इसको पढ़ सकें अथवा इसको पढ़ा भी सकें। ये पहले नंबर पर जो इसको रखा गया बच्चों, वो है प्राचीन भारत का इतिहास। नंबर 2 पे जिसको रखा गया बच्चों, वो है मध्यकालीन भारत का इतिहास। और नंबर 3 नंबर पे जिसको रखा गया बच्चों, उसका नाम है आधुनिक कालीन भारत का इतिहास। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं इसमें से एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आपको बताने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद अगली क्लासेस में मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा और आपको अच्छी तरीके से बता सकूंगा। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत बच्चों एक छोटा सा सल्तनत है, एक छोटी सी सल्तनत है जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। अभी हम इसी दिल्ली सल्तनत के विषय में 10 से 15 मिनट के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये इसका नाम कैसे पड़ा। दिल्ली सल्तनत को आप बच्चों गुलाम वंश भी कहा जाता है। इनके नाम कैसे पड़े, ये शासन कैसे होता था यहाँ पर, और कौन कौन से शासक ने और कौन कौन से सल्तनत में शासकों ने इसमें भाग लिया, या इसमें वो उन्होंने शासन किया, सत्ता किया। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली सल्तनत का नाम दिल्ली सल्तनत क्यों पड़ा। बच्चों, दिल्ली सल्तनत, चूँकि इस सल्तनत की शासन सत्ता, इनके जो राज्य थे वो दिल्ली के आसपास के इलाकों में ही थे, और दिल्ली ही बच्चों इनका केंद्र था, इसलिए दिल्ली का नाम दिल्ली सल्तनत पड़ा। मतलब वो सुल्तान जो दिल्ली पर राज्य करते थे, उनकी राजधानी पर थे, उनके आसपास राज्य करते थे, इसलिए बच्चों इनका नाम दिल्ली सल्तनत पड़ा। इसके साथ में ही बच्चों इसको गुलाम वंश के रूप में भी जाना जाता है। गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है बच्चों, क्योंकि जिसने भी दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश की स्थापना की, वो खुद एक गुलाम था। अब बच्चों ये है कि गुलाम था तो वो किसका गुलाम था। तो एक मोहम्मद गोरी नाम का एक शासक था, या एक मोहम्मद गोरी नाम का एक आक्रांता था, जो दूसरे देश से, वो अफगानिस्तान के गौर प्रांत से बिलोंग करता था। वहाँ से वो आक्रमण करने के ध्येय से, भारत पर आक्रमण करने के ध्येय से उसने आक्रमण किया, और उसने यहाँ पर भी अपनी एक सत्ता स्थापित कर ली। उसी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जब गोरी की मृत्यु के पश्चात, मोहम्मद गोरी को बच्चों आपने पृथ्वीराज चौहान से लड़ते हुए भी बहुत बार सुना होगा, और ये जानते होंगे कि पृथ्वीराज चौहान ने किसी एक शासक से युद्ध किया था जिसका नाम मोहम्मद गोरी था, और उस तराइन के युद्ध हुए थे, जिसके बारे में आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं बच्चों। ये पृथ्वीराज रासो एक किताब है चंदवरदाई की, जिसमें इसका बड़ा उल्लेख किया गया है। वहाँ से आपको और अधिक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हम वहाँ न जाकर के बच्चों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना या गुलाम वंश की स्थापना कैसे हुई और किसने की। तो बच्चों, दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक नाम के एक गुलाम ने की। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, और उसने इसकी स्थापना की मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात। अब इसके वास्तविक संस्थापक की अगर बात की जाए बच्चों, तो वास्तविक संस्थापक अगर नाम लिया जाता है तो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का एक तरीके से उत्तराधिकारी है, और वो ही इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके साथ साथ धीरे धीरे बच्चों इसमें और अधिक शासक आने लगे, जिसमें आपने रज़िया का नाम सुन रखा होगा। रज़िया एक महिला शासिका थी, रज़िया सुल्तान जिसको कहा जाता है, और उसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। और उस जमाने में, यानी कि 1206 में बच्चों दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, और 1236 में रज़िया नाम की एक महिला शासिका होती है। आप ये सोचिए कि मानो, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट की बात आज की जाती है, आज भी ये कहा जाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट कहीं न कहीं पर उसमें और सुधार की ज़रूरत है या और मदद की ज़रूरत है। लेकिन आप ये सोचिए बच्चों कि 1236 के अंदर ही रज़िया नाम की एक खुद शासिका शासन कर रही है, का मतलब ये है कि उस समय भी महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा था। वो धीरे धीरे ही हो रहा था, बट हो रहा था।
तो बच्चों इस तरीके से दिल्ली सल्तनत में बहुत से अलग अलग डायनेस्टी, अलग अलग युग आते हैं, जिसमें से सबसे पहला युग जो कहा गया था कि ऐबक है, ऐबक के बाद इल्तुतमिश आता है। इस तरीके से ममलूक वंश या गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत ये भी कहा जाता है। इसके बाद खिलजी वंश आता है बच्चों, उसके बाद तुगलक वंश आता है बच्चों, उसके बाद सैयद वंश आता है, फिर लोदी वंश आता है। आपको ध्यान होगा, आपने सुना होगा कि बाबर का एक पानीपत से युद्ध होता है, पानीपत में युद्ध होता है इब्राहिम लोदी के साथ। तो दिल्ली सल्तनत का बच्चों 1206 से लेकर के 1526 तक दिल्ली सल्तनत का शासन रहता है, जिसमें इब्राहिम लोदी बाबर के द्वारा हरा करके उसके बाद मुगल सल्तनत की स्थापना की जाती है। तो दिल्ली सल्तनत जो बच्चों 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक चलता है, जिसमें अलग अलग शासक आते हैं और उनकी अलग अलग अपनी कार्यशैली है, जिसमें मैं कुछ खास शासकों का नाम ले करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिसको आपने कहीं न कहीं छोटी मोटी किताबों में या कहानियों में सुना होगा। इनमें से अलाउद्दीन खिलजी एक शासक है बच्चों, जो खिलजी वंश का शासक है बच्चों। उसकी बाजार नियंत्रण नीति, जो उसने बाजार को नियंत्रण करने के लिए और कम खर्चे में एक स्थायी सेना रखने के लिए और अपने शासन सत्ता को चलाने के लिए, अपने राज्य को चलाने के लिए और आम लोगों को सस्ते दामों पर उनके आवश्यक वस्तुएं मिल सकें, इसके लिए एक बाजार नियंत्रण नीति लागू की बच्चों, जिसके बारे में आज भी अध्ययन किया जाता है कि उस जमाने में वो किस तरीके से बाजार नियंत्रण नीति ले आया। इसके बारे में बच्चों विस्तृत रूप से जानकारी करेंगे हम लोग आगे की क्लासों में। एक इसी प्रकार से तुगलक वंश है बच्चों। तुगलक वंश में एक शासक हुआ मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक भी इसी प्रकार का शासक था, जिसने बहुत सारे कृषि के क्षेत्र में कार्य किए, प्रशासन के क्षेत्र में कार्य किए और बहुत सारी नहरों का निर्माण करा करके उसने जन कल्याण के कार्य भी बहुत सारे किए। ऐसे ही धीरे धीरे सैयद वंश बच्चों है, फिर लोदी वंश है, और एक लोदी वंश इब्राहिम लोदी के पास ये खत्म हो जाता है बच्चों। ये दिल्ली सल्तनत की जो भी शासन सत्ता है वो वहाँ समाप्त हो जाती है। लेकिन ये दिल्ली सल्तनत अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही व्यापक है, जिसके लिए हमें और क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी और हम आपको और बताएंगे बच्चों। लेकिन अभी ये जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली सल्तनत को सबसे पहले पढ़ना क्यों ज़रूरी है बच्चों। दिल्ली सल्तनत बच्चों मध्यकालीन इतिहास का एक ऐसा पार्ट है जिसको आगे के मुगल काल को पढ़ने के लिए या मध्यकालीन इतिहास को पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने दिल्ली सल्तनत को अच्छे से कवर कर लिया, दिल्ली सल्तनत के बारे में जानते हैं, तो आप अन्य और भी मध्यकालीन इतिहास के और भी जो भी शासक हुए हैं उनके बारे में जानना आपको आसान हो जाएगा। इसलिए बच्चों दिल्ली सल्तनत को पार्ट वाइज एक एक शासक करके और एक एक उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने जन कल्याण के लिए कृषि में क्या किया, उन्होंने शासन सत्ता को उन्होंने कैसे करके अन्य राज्यों पर विजय प्राप्त किया, तथा बाजार नियंत्रण नीति क्या थी उनकी, वो राजस्व कैसे एकत्रित करते थे, वो कैसे करके शासन सत्ता चलाते थे, इन सब के बारे में बच्चों आपको जानकारी हम और भी अलग से क्लासेस में दे देंगे। अभी के लिए बच्चों इतना ही। थैंक्स।